चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10। चैप्टर 10 के ऊपर अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर equally inclined to the axis ox, oy and oz are 1 upon under root 3, 1 upon under root 3, 1 upon under root 3। देखिए आपको ये शो करना है या प्रूव करना है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन कोसाइंस इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से अगर इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब जितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है उतना ही वाई एक्सिस के साथ बना रहा है और उतना ही जेड एक्सिस के साथ बना रहा है, तो उस वेक्टर की जो डायरेक्शन कोसाइंस है उसकी डीसीएस मतलब एलएमएन या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गेमा की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3 और 1 अपॉन अंडर रूट 3 आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और इन तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड एक वेक्टर ड्रा कर लेता हूँ। फिर उस वेक्टर की हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे तो वो इतनी आ जाएगी, तो अपना क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। मान लीजिए ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, एक्स ओ वाई और ये जेड। देखिए ये ओ एक्स मतलब एक्स एक्सिस है, ओ वाई एक्सिस है और ओ जेड एक्सिस। इन तीनों एक्सिस से एक वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है, तो मैं यहाँ पे एक वेक्टर ले लेता हूँ। मान लीजिए ये कोई वेक्टर आर है और ये वेक्टर एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है उतना ही एंगल ये वाई एक्सिस से बना रहा है और उतना ही एंगल ये जेड एक्सिस से बना रहा है। तो आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस के साथ में बनने वाला जो एंगल रहता है वो अल्फा रहता है, ये वाला एंगल अल्फा। वाई एक्सिस के साथ में बनने वाला जो एंगल रहता है वो बीटा रहता है, और जेड एक्सिस के साथ में बनने वाला जो एंगल रहता है वो गेमा रहता है। ये वाला वेक्टर आर अल्फा बीटा गेमा ऐसे एंगल बना रहा है, लेकिन कंडीशन क्या थी वो ये कि ये जो वेक्टर आर है वो एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ में इक्वली इंक्लाइन है, मतलब ये अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गेमा ले लेगी। ये कंडीशन रहेगी अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गेमा, और इसको सॉल्व करके हम इस वेक्टर आर की डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे तो वो 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3 आ जाए। चलिए देखता हूं मैं इसको। लेट वेक्टर आर is equally inclined to the axis ox oy and oz। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, इनसे इक्वली इंक्लाइंड है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गेमा। जब ये वाला वेक्टर इन एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है तो ये जो तीनों एंगल है डायरेक्शन एंगल्स ये इक्वल हो जाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गेमा। अब आपको मालूम है सेंस डायरेक्शन कोसाइन एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा रहता है, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा रहता है। तो यहाँ पर ये जो बीटा एंगल है वो भी अल्फा के इक्वल है या गामा के इक्वल, तो हम सबको अल्फा के इक्वल ले लेते, तो बीटा के प्लेस पे अल्फा रख देंगे तो एम इज इक्वल टू भी आपका कॉस अल्फा आ जाएगा, एंड एन इज इक्वल टू कॉस गेमा होता है या गामा, और गेमा जो एंगल है ये भी आपका अल्फा के इक्वल है, तो इसको भी अपन कॉस अल्फा लिख सकते हैं। तो 3 डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन ये किसके इक्वल आ गई, कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा के इक्वल। लेकिन अपने को क्या प्रूव करना है कि ये डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन जो है 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3 और 1 अपॉन अंडर रूट 3 के इक्वल। तो आप क्या करते हैं कि ये एल एम एन की वैल्यू तो अपने पास में आ गई। अब एल एम एन में एक रिलेशन है अपने पास में या एक थ्योरम है कि किसी वेक्टर के या किसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की जितनी भी डायरेक्शन कोसाइंस रहती है, तीनों डायरेक्शन कोसाइंस उसके स्क्वायर का सम एक्जैक्टली 1 के इक्वल होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर एल एम एन है तो फॉर्मूला अपने पास में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका यूज कर लेते हैं। तो उससे अपनी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और वो अल्फा की वैल्यू यहाँ रखेंगे यहाँ रखेंगे यहाँ रखेंगे तो एल एम एन की वैल्यू आ जाएगी वो इतनी आएगी। सेंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1। ये थ्योरम प्रूव करके रखे अपन ने। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ
डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर इज 1। रखो इसके अंदर वैल्यूज, विच एम्प्लाइज एल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस एन स्क्वायर करेंगे तो ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, विच एम्प्लाइज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 3 टाइम्स है तो इसको 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 1, विच एम्प्लाइज कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विच एम्प्लाइज कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। जब अंडर रूट लेते हैं अपन दोनों साइड का तो प्लस माइनस का साइन लेना पड़ता है, तो प्लस माइनस 1/√3। तो ये तो आ गई अपनी कॉस अल्फा की वैल्यू। अब जब अपन वेक्टर आर की डायरेक्शन कोसाइंस एलएमएन लेंगे तो आपको ये चीज मालूम है कि डायरेक्शन कोसाइंस में यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आ गया है आपका, इसका मतलब है कि 1/√3 प्लस वाला लो या फिर माइनस वाला लो। तो वेक्टर आर की जो डायरेक्शन कोसाइन है, अगर अपन प्लस वाला लेते तो 1/√3 1/√3 1/√3 ऐसा होगा अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर वो इस डायरेक्शन में आएगा तो -1/√3 -1/√3 -1/√3 ले लेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस का केवल एक ही साइन लेना है आपको एलएमएन के लिए, या तो प्लस प्लस लो या फिर माइनस माइनस लो। जैसे वेक्टर ए बी की डायरेक्शन कोसाइंस अगर एलएमएन है तो वेक्टर बी ए की डायरेक्शन कोसाइन -l -m -n होती है। तो यहाँ से प्लस माइनस 1/√3 से अपन कॉस अल्फा की केवल एक पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं क्योंकि अपने को ये पॉजिटिव वाली वैल्यू प्रूव करना है। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर क्या हो जाएगा, ये कॉस अल्फा की पॉजिटिव वाली वैल्यू यहाँ रख दो, 1/√3 यहाँ रख दो, कॉस अल्फा की पॉजिटिव वाली वैल्यू 1/√3, तो L इज इक्वल टू 1/√3, M इज इक्वल टू 1/√3 और N इज इक्वल टू 1/√3। तो क्वेश्चन प्रूव हो जाए। लिख देता हूँ इसको, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस DCS लिख दिया ऑफ वेक्टर आर विल बी, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा है और कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√3, M इज इक्वल टू भी कॉस अल्फा है, इसकी वैल्यू भी 1/√3 और n इज इक्वल टू भी कॉस अल्फा है, इसकी वैल्यू भी 1/√3। अपन ने केवल एक एक साइन लिए प्लस वाला, यहाँ से 2 साइन लेने की जरूरत नहीं है, पहले बता चुका हूँ मैं आपको स्टार्टिंग में ये सब। तो ये वेक्टर आर की डायरेक्शन कोसाइंस अपन ने ऐसे प्रूव कर दिया, इसको हैंस प्रूव ले हमने प्रूव कर दिए कि वो वेक्टर जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड था उसकी डायरेक्शन कोसाइंस 1/√3 1/√3 और 1/√3 हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 12, मैं आपको ये क्वेश्चन 2 तरीकों से बताता हूँ, दोनों में से जो तरीका आपको समझ में आ जाए आप उससे एग्जामिनेशन में कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला वाला तरीका थोड़ा सा लॉजिकल है लेकिन वो अच्छा है, उससे क्वेश्चन शॉर्ट में हो जाता है। तो मैं पहले आपको फर्स्ट वाले वे से बताता हूँ जो बेटर है, और उसके बाद अगर किसी को वो वे समझ में नहीं आता है तो फिर मैं एक दूसरे तरीके से इसको और करके बताऊँगा जो एकदम सिंपल, लेकिन क्वेश्चन उससे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। मैं दोनों तरीके से बताता हूँ आपको, फिर जिससे करना उससे कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो आप इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपके वेक्टर के अंदर जो वेक्टर का 10 चैप्टर चल रहा है अपना, इस चैप्टर में अगर सबसे अच्छा क्वेश्चन है तो वो यही वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। ये 3 वेक्टर दिए हुए आपको, फाइंड अ वेक्टर डी, एक वेक्टर डी आपको फाइंड आउट करना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर, ये वाले वेक्टर और ये वाले वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर एक डी वेक्टर है, इस डी वेक्टर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। एंड एक कंडीशन दी हुई है वेक्टर सी डॉट, यहाँ डॉट लगा हुआ है ध्यान से देखेंगे आप, वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू 50। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है और हमको वेक्टर डी की वैल्यू निकालना है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। एक कंडीशन ये दी हुई है और एक कंडीशन दी है वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू 50। मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, इसकी वैल्यू दी हुई है
आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है, मैंने यहाँ से देख के लिख दिया। और एक वेक्टर है वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है, इसकी वैल्यू गिवन है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। देखिए दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच में कुछ एंगल होगा, कुछ भी होगा, 0 से 180 के बीच में थीटा एंगल है। अब इन दो वेक्टर के, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है डी, ये वाला डी वेक्टर अपने को कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए यहां पर एक वेक्टर लेता हूं मैं, ये वेक्टर एन, बहुत समझना, ये वेक्टर एन, जैसे ये दो वेक्टर हैं, दिख रही है आपको मेरी उंगली, एक वेक्टर ये दिख रहा है आपको और एक वेक्टर ये दिख रहा है, ऐसा बनाया मैंने। अब इसके ऊपर यदि मैं एक वेक्टर रख दूं ऐसा, जो मैंने पेंसिल रखा है, तो ये वाला वेक्टर इसके परपेंडिकुलर दोनों के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा, देखो इसके साथ भी, पहली वाली उंगली के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा और ये सेकंड वाली उंगली के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा। तो यदि अपने को दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर कभी वेक्टर निकालना हो, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो, तो क्या करते हैं कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। मतलब वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यदि आप निकाल लेंगे तो ये वाला वेक्टर आ जाएगा आपका एन। देख रहा आपको दो वेक्टर ऐसे बताया मैंने और उसके ऊपर एक वेक्टर रख देंगे तो ये दोनों वेक्टर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बनाने वाला वेक्टर आ जाएगा। अब हमको अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो, ये वाला एन, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे तो वेक्टर एन के इक्वल आ जाएगा। अब अपना क्वेश्चन ये है कि हमको क्या करना है कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ, फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमको एक वेक्टर डी कैलकुलेट करना है जो इस वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो अब वो जो डी वेक्टर है वो यहाँ पे हो सकता है, जो मैंने एन वेक्टर लिया है इसके प्लेस पे यहाँ पे भी हो सकता है डी वेक्टर, ठीक है। अब आप जैसे उस डी वेक्टर को आप इधर आगे बढ़ा के भी ले सकते हैं, अब उस डी वेक्टर को आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे अगर वो वेक्टर रहेगा तो भी वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आप यहाँ पे भी ले सकते हैं वेक्टर डी को ऐसा, तो भी वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आप यहाँ पे भी ले सकते हैं वेक्टर डी को, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ 90 का एंगल बनाएगा। और आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने वेक्टर डी। अब देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर ये जो डी वेक्टर है वो यहाँ पे भी हो सकता है एन के प्लेस पे, यहाँ पे भी हो सकता है डी, अपने को पता नहीं कि यहीं पे, वो यहाँ से भी हो सकता है इनके परपेंडिकुलर, यहाँ से भी हो सकता है परपेंडिकुलर, यहाँ से भी हो सकता है परपेंडिकुलर। देखो ये दोनों लाइनें आपको पैरेलल दिख रही, दोनों लाइनें, और आपको ये मालूम है कि पैरेलल लाइन जो है वो किसी भी चीज के साथ में इक्वल एंगल बनाती है। जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ बनेगा, उतना ही एंगल यहाँ बनेगा, उतना ही एंगल यहाँ बनेगा। आप कहीं भी ले लो, इस डी वेक्टर की पोजीशन कहीं भी हो सकती है। अब एक बार और देखना, जैसे ये दो वेक्टर है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर मैं यहाँ रखूंगा ऐसा, तो भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मैं थोड़ा सा इसको आगे खिसका दूं पेंसिल को, तो भी दोनों वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मैं यहाँ खिसका दूं तो भी 90 का ही बनेगा, कितना भी खिसका देंगे तो भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये वाला वेक्टर। कौन सा? ये वेक्टर डी। अब ये वेक्टर डी की पोजीशन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, कहीं भी रहेगा तो वो इससे 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। अब देखो ये वेक्टर एन और वेक्टर डी, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको? पैरेलल वेक्टर दिख रहा है। तो आपको मालूम है कि दो वेक्टर जब पैरेलल रहते हैं या कोलिनियर रहते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है? वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में पैरेलल है या कोलिनियर है, दोनों के लिए सेम कंडीशन रहती है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी लिखते हैं, या वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए लिखते हैं। ये कंडीशन है अपने पास में। दो वेक्टर के पैरेलल होने के लिए भी यही है और दो वेक्टर के कोलिनियर होने के लिए भी है। पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर एक ही बात होती है। देखो अभी ये दोनों वेक्टर आपको पैरेलल दिख रहे हैं, आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इतनी है, आप इनके बीच की डिस्टेंस कम कर दिया आपने, ये इतना है और यहाँ पे ले लिया, तो भी ये पैरेलल रहेंगे। आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और कम कर दो तो भी ये दोनों पैरेलल रहेंगे, और आप इन दोनों के बीच की और डिस्टेंस कम कर दो तो भी ये पैरेलल रहेंगे, और आप इनको कोलिनियर कर दो, एक के ऊपर एक कर दो दोनों वेक्टर को, तो भी
वो पैरेलल ही रहेंगे, मतलब पैरेलल और कोलिनियर के लिए एक जैसी कंडीशन आती है। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि वेक्टर एन और वेक्टर डी जो है ये आपस में पैरेलल है, तो वेक्टर डी को अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा वेक्टर एन लिख सकते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि वेक्टर डी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर है। वेक्टर डी और वेक्टर एन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर है। अब पैरेलल वेक्टर यहाँ भी रहेगा तब भी पैरेलल रहेगा, यहाँ रहेगा तब भी पैरेलल रहेगा, यहाँ रहेगा तब भी पैरेलल रहेगा डी, और इसके ऊपर आ जाएगा तब भी पैरेलल, कोलिनियर हो जाएगा तो भी वो पैरेलल रहेगा। तो हमको ये वाला डी वेक्टर कैलकुलेट करना है। डी के लिए डी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर एन आ गया। अब इसके लिए अपने को वेक्टर एन निकालना है और ये लैम्डा की वैल्यू निकालना है। एन और लैम्डा की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे तो डी वेक्टर आ जाएगा जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। तो अब अपना टारगेट जो है वेक्टर एन और वेक्टर एन और लैम्डा निकालने का। तो सबसे पहले मैं वेक्टर एन निकालूंगा। अब देखिए वेक्टर एन कैसे निकलेगा, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इनके परपेंडिकुलर यदि अपने को वेक्टर निकालना है तो दोनों का क्रॉस निकाल लो। तो वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। आप याद रखिए जब भी आपको दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। अब ए क्रॉस बी के लिए अपने पास में फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। A1 A2 A3 तो ये वेक्टर ए से रख देंगे 1 4 2, आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट 1 4 2। यहाँ पर B1 B2 B3 तो B1 B2 B3 यहाँ से ले लेंगे, वेक्टर 3 -2 7, 3 -2 7। देखिए ये 3/3 का डिटर्मिनेंट आ गया, इसमें कोई भी जीरो नहीं दिख रहा अपने को, तो अपन किसी के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर सकते हैं। मैं इसको R1 के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर देता हूँ। एक्सपांडिंग along R1 तो वेक्टर n इज इक्वल टू आई कैप के सामने का साइन लेना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 + 1 2 इवन नंबर आ गया तो प्लस का साइन ले लो, ये आई कैप। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लो। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, आई कैप जिस रो में इस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में इस कॉलम को छोड़ दो। तो 4 - 2 2 7, 4 - 2 2 7। फिर सेकंड वाला जे कैप के सामने का साइन लेना है, तो जे कैप फर्स्ट रो में है सेकंड कॉलम में है, 1 + 2 3 हो गया, ऑड नंबर तो माइनस का साइन ले लो, माइनस जे कैप। इसका डिटर्मिनेंट ले लो, जे कैप जिस रो में इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 1 3 2 7, 1 3 2 7। थर्ड वाला एलिमेंट के कैप है, ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, 1 + 3 4 इवन नंबर तो प्लस का साइन ले लो, प्लस के कैप। और इसका डिटर्मिनेंट ले लो, इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, 1 3 4 - 2, 1 3 4 - 2। आराम से वैल्यू रखेंगे, आराम से वैल्यू रखेंगे। अब ये 2/2 के डिटर्मिनेंट आ गए, इनको सॉल्व करना आपको आता है, चलिए मैं यही सॉल्व कर देता हूँ इनको। ये चल रहा अपना वेक्टर एन के इक्वल, वेक्टर एन इज इक्वल टू ये आई कैप 4 7 जा 28 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 प्लस का हो जाएगा, माइनस जे कैप 1 7 जा 7 माइनस 3 2 जा 6 प्लस के कैप 1 2 जा -2 फिर माइनस 3 4 जा 12 -12। ये आता है आपको 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना, विच इज इक्वल टू 28 + 4 32 आई कैप हो जाएगा, 32 आई कैप। ये माइनस 7 - 6 1 हो गया, 1 × माइनस जे कैप करेंगे तो माइनस जे कैप, और -2 - 12 -14 × के कैप करेंगे प्लस का तो -14 के कैप। ये आ गया आपका 32 आई कैप माइनस जे कैप -14 के कैप। ये वेक्टर एन आ गया, ये वेक्टर एन आ गया अपने पास में, ये वेक्टर एन आ गया। अब अपने को ये लैम्डा की वैल्यू निकाल के रखना है। अब वेक्टर एन आ गया अपने पास, लैम्डा तो कांस्टेंट है, इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं अपन वेक्टर डी के अंदर, तो ये लैम्डा के टर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगा आपको, फिर लैम्डा की वैल्यू निकाल के उसके अंदर रख देंगे। ठीक है, चलिए तो अब वेक्टर एन इतना आ गया, तो वेक्टर डी को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा × दिस वेक्टर। देयरफॉर वेक्टर डी इज इक्वल टू
लैम्डा वेक्टर एन है, ये बता दिया मैंने आपको। डी वेक्टर इसके पैरेलल है, तो लैम्डा वेक्टर एन इसमें वैल्यू रख दो, विच एम्प्लाइज वेक्टर डी इज इक्वल टू लैम्डा, और वेक्टर एन की वैल्यू अपन ने अभी निकाले 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप, 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप, ये वेक्टर एन की वैल्यू रख दिया है मैंने, देख लो यही वाली है कि नहीं, 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। इसको आप एक इक्वेशन दे दो, ये अपना आंसर है। ये वो वेक्टर है डी जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर। अब इसमें एक ये जो लैम्डा अपन ने सपोज की है कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू निकाल के रखना है। तो अब आगे जो अपन काम करेंगे वो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए काम करेंगे। तो अब देखो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए ये कंडीशन का तो यूज कर लिए अपन ने कि वेक्टर डी जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर। अब ये वाली एक कंडीशन थी वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू 15, इसका यूज करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो उससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और वो लैम्डा की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो अपना डी वेक्टर आ जाएगा। चलो नाउ वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू 15, इट इज गिवन, ये गिवन है हमको क्वेश्चन में। रखो इसके अंदर वैल्यू, वेक्टर सी की वैल्यू भी गिवन है और वेक्टर डी की वैल्यू ये निकाले अपन ने। वेक्टर सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन, ये रहा वेक्टर सी, ये रहा वेक्टर सी 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, यही है ना। ये वेक्टर सी की वैल्यू रख दिया मैंने, तो एक ब्रैकेट में ले लो, डॉट वेक्टर डी की वैल्यू, वेक्टर डी की वैल्यू ये है लैम्डा इंटू 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप इज इक्वल टू 15, विच एम्प्लाइज 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट लैम्डा का अंदर इंटू कर लो, फिर डॉट लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा के कैप इज इक्वल टू 15। अब देखिए दो वेक्टर्स, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, इनके बीच में डॉट लगा है, तो डॉट लगा के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट का आई कैप के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप के कोफिशिएंट का जे कैप के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर दो, के कैप के कोफिशिएंट में के कैप का मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस लगाते जाओ, बाकी के 0 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है, बाकी दूसरे वेक्टर के साथ में उसका डॉट प्रोडक्ट आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, ये सब 0 होते हैं। तो केवल आई कैप डॉट आई कैप में आई कैप के कोफिशिएंट का आई कैप में मल्टीप्लाई, केवल आई कैप के कोफिशिएंट से आई कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, जे कैप के कोफिशिएंट जे कैप के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई, और के कैप के कोफिशिएंट से के कैप के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करो, बाकी को छोड़ दो। विच एम्प्लाइज 2 इंटू 32 लैम्डा, ये हो जाएगा 64 लैम्डा, ये जे कैप का कोफिशिएंट -1 और इसका जे कैप का कोफिशिएंट माइनस लैम्डा है, तो -1 इंटू माइनस लैम्डा करेंगे तो प्लस लैम्डा, उसके बाद के कैप का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट -14 लैम्डा, तो 14 4 जा 56 माइनस का हो जाएगा -56 लैम्डा इज इक्वल टू 15, हो जाएगा ऐसा। चलिए इसको सॉल्व करो, विच एम्प्लाई 64 लैम्डा प्लस लैम्डा 65 लैम्डा हो गया -56 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकालना आपने को, इज इक्वल टू 15। 65 लैम्डा में से 56 माइनस करो, यहाँ से एक बार ले लो, 15 माइनस 6 करेंगे तो 9 और 5 माइनस 5 0, 9 लैम्डा प्लस का आ गया इज इक्वल टू 15, सो लैम्डा इज इक्वल टू 15 अपॉन 9, 3 से कैंसिल कर लो इसको, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया आपका 5/3। बस इस लैम्डा की वैल्यू को उठा के ये वेक्टर डी में रख देते तो आंसर आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वेक्टर डी इज इक्वल टू, ये लैम्डा, लैम्डा के प्लेस पे 5/3 इंटू 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप, ये आ गया अपना वेक्टर डी इज इक्वल टू 5/3 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। ये करेक्ट आंसर है, लेकिन बुक का आंसर मैच करने के लिए 5 का अंदर इंटू कर देते, 1/3 को बाहर ही रहने दो, विच एम्प्लाइज वेक्टर डी इज इक्वल टू, ये 1/3 को बाहर ही रहने दो और 5 से अंदर इंटू करो, 5 2 ज़ा 10 0,
1 बचा, 5 3 15, 116, 160 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 14 5 70 के कैप। ये आपका आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर डी। ये है रिक्वायर्ड वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर वेक्टर डी 1/3 160 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 70 के कैप। मैं आपको आंसर चेक करके दिखाता हूँ। 12 नंबर का क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। 1/3 बाहर है, 160 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 70 के कैप छपा है मेरी बुक में। आप इसको माइनस 70 के कैप करें, देख लो आप नई बुक में आपका करेक्ट होके आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप यहाँ पे माइनस का साइन लगा लो। देख लो आपकी नई बुक में कैसा आया। ये तो थोड़ा सा लॉजिकल तरीका था, किसी को समझ में नहीं भी आता होगा ये, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका इसका और बता देता हूँ। वो थोड़ा सा लंबा जाएगा मगर क्वेश्चन उसमें आसानी से सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 को मैं और करके कर रहा हूँ, एक मेथड और बता रहा हूँ मैं आपको। और एक और तरीका है क्वेश्चन नंबर 12 को करने का, उससे ही बता देता हूँ मैं आपको। और क्वेश्चन नंबर 12, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप, एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड एक कंडीशन दी है वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू 15। तो देखिए वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी की वैल्यू दी हुई है। तो पहले मैं तीनों वेक्टर को यहाँ लिख लेता हूँ। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप, एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 4 के कैप। ये तीन वेक्टर दिए हुए हमको फाइंड करना है। फाइंड अ वेक्टर डी, एक वेक्टर डी फाइंड आउट करना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एक डी वेक्टर कैलकुलेट करना है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर। तो मैं एक डी वेक्टर को सपोज कर लेता हूं। लेट वेक्टर डी इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देखिए ये डी वेक्टर है, ये मैंने सपोज कर लिया है। वेक्टर डी इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ये अपना आंसर है। इसके अंदर ये जो एक्स वाई जेड दिख रहे हैं इनकी वैल्यू निकाल के आपको रखना है। तो आप अपन सारा काम ये एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे। एक्स वाई जेड की वैल्यू आने के बाद उसको उठा के यहाँ रख देंगे तो डी वेक्टर आ जाएगा। अब देखिए जो कंडीशन दी हुई है अपन उनका यूज करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या दी है कि वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कंडीशन का यूज करता हूं मैं। सिंस वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब आपको मालूम है कि दो वेक्टर जब आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो हम वेक्टर डी का वेक्टर ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल ले सकते हैं, और वेक्टर डी का वेक्टर बी के साथ में डॉट प्रोडक्ट भी अपन जीरो के इक्वल ले सकते हैं। तो मैं वही दो कंडीशन ले लेता हूँ। देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू जीरो। ये वेक्टर नहीं रहेगा, ये केवल जीरो रहेगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी। जब क्रॉस प्रोडक्ट रहता है ए क्रॉस डी तो इधर जीरो वेक्टर आता है। तो ए डॉट डी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्योंकि वेक्टर ए जो है वो, ये वेक्टर डी जो है वो ए के साथ में परपेंडिकुलर, और दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर रहते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होता है। आप इसको ए डॉट डी लिखो या डी डॉट ए लिखो, बात एक ही है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए डॉट डी को डी डॉट ए भी लिख सकते हैं। तो ए डॉट डी इज इक्वल टू जीरो हो गया, और एक ले लेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू जीरो। तो पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर एंड करके वेक्टर बी डॉट डी को सॉल्व करके एक इक्वेशन और बन जाएगा अपना। तो पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करते हैं। रखो इसके अंदर वैल्यूज, विच एम्प्लाइज वेक्टर ए की वैल्यू है आपके पास में आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप डॉट वेक्टर डी की वैल्यू है आपके पास, ये आपने सपोज किया एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू जीरो।
देखिए यहाँ बीच में दो वेक्टर्स के बीच में डॉट लगा हुआ है, तो आई कैप के कोफिशिएंट में आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, जे कैप के कोफिशिएंट से जे कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, के कैप के कोफिशिएंट से के कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, बाकी को छोड़ दो, बीच में प्लस लगाओ। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट x है, x इंटू 1 करेंगे तो x हो जाएगा। जे कैप का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे जे कैप कोफिशिएंट y है तो प्लस 4y हो जाएगा। के कैप का कोफिशिएंट 2 है, के कैप का कोफिशिएंट z है तो 2z हो जाएगा, प्लस 2z इज इक्वल टू 0। इसको एक इक्वेशन दे दो आप, एक इक्वेशन मिल गया अपने को। अब हमने वेक्टर ए को ए डॉट जी को 0 लिए, ए डॉट डी इजिकल टू 0 लेके सॉल्व करते एक इक्वेशन आ गया। अब वेक्टर डी जो है वो बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर, तो एक बार बी डॉट डी ले एंड वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू 0। डी वेक्टर बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। रखो इसमें वैल्यू, विच एम्प्लाइज वेक्टर बी की वैल्यू है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप डॉट वेक्टर डी की वैल्यू xi के प्लस yj के प्लस zk कैप, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ फिर से दो वेक्टर्स के बीच में डॉट लगा हुआ है, तो आई कैप के कोफिशिएंट से आई कैप के कोफिशिएंट में, जे कैप के कोफिशिएंट से जे कैप के कोफिशिएंट में, और के कैप के कोफिशिएंट से के कैप के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर दो, बाकी को छोड़ दो। 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y हो जाएगा, 7 इंटू जेड करेंगे तो प्लस 7z हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन सेकंड दे दो। देखिए एक्स वाई जेड में दो इक्वेशन आ गए और इधर 0 आ गया। x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। एक कंडीशन और दी है वेक्टर c डॉट वेक्टर d इज इक्वल टू 15। इसको भी सॉल्व करके एक इक्वेशन और निकाल लेते हैं, फिर तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकालेंगे और उसको उठा के यहाँ रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। आल्सो करके ले लेता हूँ मैं वो कंडीशन को, अगले पेज में ले लेता हूँ। आल्सो वेक्टर c डॉट वेक्टर d इज इक्वल टू 15, ये भी गिवन है आपको, है ना गिवन। रखो इसमें वैल्यू, विच एम्प्लाइज वेक्टर c की वैल्यू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, ये वेक्टर c की वैल्यू रख दिया। डॉट वेक्टर d की वैल्यू है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इज इक्वल टू 15, विच एम्प्लाइज, देखो यहाँ दो वेक्टर्स के बीच में डॉट लगा हुआ है तो डॉट लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट से आई कैप के कोफिशिएंट में, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट से जे कैप के कोफिशिएंट में, प्लस के कैप के कोफिशिएंट से के कैप के कोफिशिएंट। तो 2 इंटू एक्स 2x हो गया, माइनस 1 इंटू वाई तो माइनस y हो गया, 4 इंटू जेड तो प्लस 4z हो गया इज इक्वल टू 15। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दो। देखिए आपके पास में तीन इक्वेशन आ गए, 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 15, और x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, और 3x प्लस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, तीनों इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करेंगे तो x y z की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को देखो, x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। देखो ये कॉन्स्टेंट वाली जो टर्म है राइट साइड में ये 0 0 दिख रही है, तो यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज कर देता हूँ। राइट साइड में आपका 0 0 होना चाहिए, तो ये तीनों वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आपने 10th क्लास में सीखे होंगे, लेकिन वहाँ पे दो ही वेरिएबल थे, एक कांस्टेंट वाली टर्म रहती है तो कांस्टेंट वाली टर्म को भी इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं और उधर केवल 0 होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाने के लिए कंडीशन होती है कि राइट साइड में केवल 0 0 होना चाहिए। मतलब आप इन दोनों इक्वेशन में 0 0 दिख रहा है राइट साइड में, तो इन दोनों में तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला जो इक्वेशन है इसमें राइट साइड में कांस्टेंट 15 दिख रहा है, इधर तीन चीजें पहले से आ गई, तो इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड नहीं लगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इसमें नहीं लगा सकते, आप इन दोनों में लगा सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, तो उससे एक्स वाई जेड की वैल्यू के टर्म में आ जाएगी, अपन एक कांस्टेंट के ले लेंगे, सपोज करना पड़ता है, और उसको एक्स वाई जेड की वैल्यू को के टर्म वाली
यहाँ रख देंगे तो उससे k की वैल्यू आ जाएगी और उसको वापस उठा के एक्स वाई जेड की वैल्यू में रख देंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू जो आएगी उसको उठा के अपन यहाँ रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आप किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो शॉर्ट में सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि 3 वेरिएबल है वहां पर। आप कोई और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है एक्स प्लस 4y प्लस 2z, एक्स प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 7z, 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए राइट साइड में 0 होना चाहिए, 0 होना, तभी वो अप्लाई होती है क्योंकि 3 चीजें यहाँ पहले ही आ गई। तो देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में डायरेक्ट अपन कैसा यूज करते हैं, ये एक्स दिख रहा है आपको, सबसे पहले एक्स लिख लो यहाँ पे अपॉन, ध्यान से देखना मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ये एक्स वाली टर्म को छोड़ दो और आगे बढ़ो, इनके कोफिशिएंट्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 7, 4 इंटू 7, फिर माइनस लगाते हैं यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे हैं, इसको तो छोड़ देना आपको, अब यहाँ आ जाओ नीचे, ये -2 से 2 में इंटू कर लो, -2 इंटू 2, ये एक्स का काम हो गया खत्म। अब आ जाओ आप, ये वाली टर्म है वाई अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन, इसको तो छोड़ना है आपको, छोड़ दो इसको, आगे बढ़ जाओ, यहाँ से 2 इंटू 3, फिर माइनस लगाओ, ये तो छोड़ना है आपको, अभी यहाँ पे है आप 2 इंटू 3 आ गए। अब यहाँ से 7 इंटू 1, इसका कोफिशिएंट 7 और इसका 1, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू जेड अपॉन, ये लास्ट वाला जेड। अब 10th क्लास में 2 ही वेरिएबल रहते थे तो ये जेड के प्लेस में यहाँ पे 1 आ जाता है, यहाँ पे जेड अपॉन, तो इसको छोड़ दो, अब यहाँ पे खत्म हो गई टर्म, तो यहाँ से आ जाओ 1 इंटू -2, 1 इंटू -2, फिर माइनस लगाओ। अभी यहाँ पे आप इसको तो छोड़ना है आपको, यहाँ आ गए थे आप। अब यहाँ से 3 इंटू 4, माइनस लगा के 3 इंटू 4, बस ये हो गई आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड 3 वेरिएबल के लिए। 11th क्लास में भी यूज़ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, यदि आपने इक्वेशन वगैरह सॉल्व करे होंगे वहाँ पे स्ट्रेट लाइन के चैप्टर वगैरह में, वहाँ भी यूज़ की गई है मेथड, देखना आप जाके। विच एम्प्लाइज x अपॉन 4 7 जा 28 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू y अपॉन 2 3 जा 6 माइनस 7 1 जा 7 इज इक्वल टू z अपॉन -2 और -3 4 जा 12। और थोड़ा सॉल्व कर लो, विच एम्प्लाइज x अपॉन 28 प्लस 4 32 हो जाएगा इज इक्वल टू y अपॉन 6 माइनस 7 करेंगे तो -1 इज इक्वल टू z अपॉन -14। अब अपने को एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए तो इसके इक्वल k सपोज करो, k लेट या सपोज या से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू 32k, y इज इक्वल टू -k और z इज इक्वल टू -14k। Therefore x is equal to 32k, y is equal to -k and z is equal to -14k। देखो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू k के टर्म में आ गई। अभी k अपन ने अपनी तरफ सपोज किया, अब ये k की वैल्यू निकाल के अपने को यहाँ रखना है, जो भी वैल्यू आएगी, और फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, उसको उठा के अपन ये इक्वेशन के यहाँ पे वेक्टर डी के अंदर रखेंगे। तो अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू k के टर्म में आ गई, अब k की वैल्यू निकाल के अपने को यहाँ रखना पड़ेगा। तो k की वैल्यू निकालने के लिए अब ये थर्ड इक्वेशन को अपने को यूज करना है, इसके अंदर एक्स वाई जेड की ये वाली वैल्यू रख देते हैं तो k के टर्म में इक्वेशन आ जाएगा। उसको सॉल्व करने से k की वैल्यू आएगी, जो k की वैल्यू आएगी उसको यहाँ रख के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू आते ही ये वेक्टर डी निकल जाएगा। चलिए ये एक्स वाई जेड की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या है, इक्वेशन थर्ड पहले मैं इक्वेशन को लिख लेता हूँ यहाँ पे, 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 15, 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 15। देख लो सही लिखा है कि नहीं, 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 15। रखो इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो विच एम्प्लाइज ये 2 और x की वैल्यू ये निकाले अपन ने 32k, 32k माइनस y की वैल्यू ये -k प्लस 4 और z की वैल्यू -14k, -14k इज इक्वल टू 15।
देखो पूरा के में कन्वर्ट हो गया, इसको सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल लो। 32 टू जा 64 के हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के, 4 का इंटू करेंगे तो ये माइनस 14 4 जा 56 के हो गया नेगेटिव, माइनस 56 के इज इक्वल टू 15, विच एम्प्लाइज 64 के प्लस 1 के 65 के हो गया, माइनस 56 के इज इक्वल टू 15, 65 के में 56 के माइनस करो, 15 माइनस 6 करेंगे तो 9 और 5 माइनस 5 0, 9 के प्लस का आ गया इज इक्वल टू 15, विच एम के इज इक्वल टू 15 अपॉन 9, 3 से कैंसिल कर लो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो ये के की वैल्यू आ गई आपकी 5/3, के इज इक्वल टू 5/3। अब ये के की वैल्यू को अपन यहाँ पे रखते तो एक्स वाई जेड निकाल लेते पहले। देयरफॉर x इज इक्वल टू 32 के है ना, 32 के, इसमें के की वैल्यू रख दो, ये 32 और के की वैल्यू 5/3, तो क्या हो जाएगा 32 में 5 का इंटू करो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 160/3, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। फिर y की निकाल लो, y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू माइनस के है, तो ये माइनस और के की वैल्यू 5/3, y की वैल्यू आ गई। एंड z की वैल्यू निकाल लो, z इज इक्वल टू क्या है, माइनस 14 के, ये माइनस 14 और के की वैल्यू 5/3, माइनस 14 5 जो 70/3। देखो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लिया मैंने, इनको उठा के वेक्टर डी में यहाँ रख देते हैं। देयरफॉर वेक्टर डी इज इक्वल टू एक्स आई कैप, तो एक्स की वैल्यू 160/3, 160/3 आई कैप, एक्स आई कैप में रखे वैल्यू एक्स की। फिर प्लस वाई जे कैप, तो वाई की वैल्यू माइनस 5/3, तो प्लस माइनस माइनस 5/3 के कैप, माइनस 5/3 जे कैप। फिर जेड की वैल्यू माइनस 70/3, तो माइनस 70/3 के कैप। यहाँ से आप 1/3 कॉमन निकाल, विच एम्प्लाइज वेक्टर डी इज इक्वल टू 1/3 कॉमन निकालेंगे, ये बच जाएगा 160 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 70 के कैप। ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर डी आ गया, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर है। ये आंसर हो गया आपका। दिखा देता हूँ मैं आपको आंसर, 1/3 160 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 70 के कैप। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, 1/3 160 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 70 के कैप कर लेंगे इसका। आ गया, तो आप इस तरीके से भी वेक्टर डी की वैल्यू निकाल सकते। देखो इसमें क्वेश्चन लंबा पड़ गया ये वाले तरीके में, और वो वाले तरीके में क्वेश्चन शॉर्ट में हो गया। तो आप किसी से भी करो, इट डजेंट मैटर, लेकिन आपको करना सही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दोनों तरीके से बताया। ये वाला तरीका थोड़ा सा आसान है, मतलब ये सीधा सीधा समझ में आता है। इसमें डॉट प्रोडक्ट का यूज़ किए और उसमें हमने क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करे थे। वो तरीका भी अच्छा, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहला वाला आसानी से समझ कर सकते हो, उसको मैंने बताया आपको। और आपको अगर इससे करना है तो इससे कर लो, और अगर इससे भी नहीं करना आपको तो फिर कोई और तीसरा तरीका भी है, उससे भी आप कर सकते। कई तरीके रहते हैं, मल्टीपल वेज होते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आप उस तरीके से करो जो आपको समझ में आए। आंसर किसी भी मेथड से करेंगे तो वही आए। मिसलेनियस एक्सरसाइज में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट किसी का भी यूज करके आप कर सकते। चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप विथ अ यूनिट वेक्टर along the sum of vectors 2 i cap plus 4 j cap minus 5 k cap and lambda i cap plus 2 j cap plus 3 k cap is equal to 1, find the value of lambda। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको, एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लिखा है। वेक्टर, ये वाला वेक्टर विथ अ यूनिट वेक्टर along the sum of, इन दोनों वेक्टर का सम, इसको वेक्टर बी बोल रहे हैं और इसको वेक्टर सी बोल रहे हैं, तो इन दोनों का सम वेक्टर बी प्लस सी हो जाएगा। तो इस बी प्लस सी का जो यूनिट वेक्टर होगा, बी प्लस सी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये इसका यूनिट वेक्टर होगा। तो ये यूनिट वेक्टर और ये वाले वेक्टर, इसको वेक्टर ए लेंगे अपन, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है वो इसके इक्वल दिया हुआ है, 1 के इक्वल दिया, इस इक्वल टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं पहले क्या करता हूँ, तीनों वेक्टर को वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी सपोज कर लेता हूँ। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप
प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसको वेक्टर बी ले लो, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, और इस वेक्टर को वेक्टर सी ले लो, एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू लैम्डा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये तीनों वेक्टर ले लिया मैंने। अब क्या बोल रहे हैं, विथ अ यूनिट अलोंग द सम ऑफ दिस टू वेक्टर, तो पहले इन दोनों वेक्टर का सम निकालते हैं, इन दोनों वेक्टर का सम निकालो, सम ऑफ वेक्टर्स वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो जाएगा। दोनों के सम के लिए दोनों वेक्टर को प्लस कर दो, करो, तो विच इज इक्वल टू बी वेक्टर आपके पास में ये वाला है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप प्लस वेक्टर सी, सी आपका ये वाला वेक्टर है लैम्डा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसको सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस लैम्डा आई कैप में से आई कैप कॉमन निकाल लो, तो 2 प्लस लैम्डा इंटू आई कैप, 4 जे कैप प्लस 2 जे कैप 6 जे कैप हो जाएगा, प्लस 6 जे कैप माइनस 5 के कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2 के कैप हो जाएगा। ये अपना सम ऑफ वेक्टर्स बी एंड सी आ गया, वेक्टर बी प्लस सी। अब क्या बोल रहे हैं कि अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स, तो अपन ने ये वाला वेक्टर तो निकाल लिया, सम वाला वेक्टर, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, और उस यूनिट वेक्टर का इस वेक्टर ए के साथ में जो डॉट प्रोडक्ट है उसको 1 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी। चलिए अब निकालता हूं मैं यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर पी एंड वेक्टर सी, या उसको अपन वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिख लेते हैं। ये यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या है, सम ऑफ वेक्टर्स वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, वेक्टर बी और वेक्टर सी का जो सम है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं अपन, इज इक्वल टू ऊपर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी रख दो अपॉन इसी को मॉड में डाल दो, मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ऐसा। देखिए फॉर्मूला अपन ने ये लगाए, जैसे अपन कोई यूनिट वेक्टर ए कैप निकालते हैं, ए वेक्टर का, वेक्टर ए की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। यहाँ पर वेक्टर ए के प्लेस पे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी था, तो इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, तो ये ऊपर ये वाला वेक्टर रख दिए और उसी के मॉड से इसको डिवाइड कर दिया। अब ये वेक्टर बी प्लस सी ऊपर निकालो, जो वेक्टर आएगा उसी का मॉड ले लो, ये ऊपर बी प्लस सी वैक्टर रख देते हैं और उसी को मॉड में, ये बी प्लस सी वैक्टर अपना निकला हुआ है, ये निकाल के रखिए अपन ने यहाँ पे, तो इस वेक्टर को ऊपर रख देते हैं और इसी वेक्टर को मॉड में रख देते हैं यहाँ पे, रखो, विच इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू ये वाली 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये बी प्लस सी है, इसी को मॉड में डाल दो, मॉडुलस ऑफ 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। इसको सॉल्व करना है, तो अब देखो ये मॉड का साइन हटाना है, तो मॉड का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसको अगले पेज में ले लेता हूँ, इसी को अगले पेज में ले रहा हूँ मैं। देखिए मैंने वही वाला वेक्टर यहाँ पे ले लिया, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो विच इज इक्वल टू ऊपर का ऐसे ही रहने दो 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन ये वाला मॉडुलस हटाना है अपने को, तो अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये ऐसा आ गया, विच इज इक्वल टू ये 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करते a स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस बी स्क्वायर करेंगे लैम्डा स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 लैम्डा
प्लस 36 प्लस 4 करेंगे तो 40, और थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको। 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर को पहले लिख लो, प्लस 4 लैम्डा प्लस 40 प्लस 4 44 हो जाए। ये आ गया अपना यूनिट वेक्टर आ गया अलोंग वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब कंडीशन क्या है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विथ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू 1। इसको अपन ने वेक्टर ए लिए हैं और इन दोनों के सम का यूनिट वेक्टर अपन ने ये निकाल लिए। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल रख देंगे, 1 के इक्वल रख देंगे, तो उससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। चलिए लिखता हूं मैं इसको, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है, वेक्टर ए डॉट इसके साथ ये वाला वेक्टर जो अपन ने निकाले यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये वाला ब्रैकेट लगा दो यहाँ। देखो ये वेक्टर ए हो गया और ये यूनिट वेक्टर अलोंग दो वेक्टर के सम का यूनिट वेक्टर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ में, ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 के इक्वल दिया हुआ है, ये दिया हुआ इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। बस अब इसमें वैल्यू रख दो, वेक्टर ए की वैल्यू है, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू ये निकाले, विच एम्प्लाइज वेक्टर ए की वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट ये यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये वाला क्या है ये 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वेयर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 ब्रैकेट क्लोज कर दो इज इक्वल टू 1। अब देखना ये तो कांस्टेंट है पूरा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर 1 की तरफ कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा ये अंडर रूट, और ये वाला वेक्टर इसके बीच में डॉट लगा है, तो डॉट को कैसे सॉल्व करते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट से आई कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप के कोफिशिएंट से जे कैप के कोफिशिएंट में, और के कैप के कोफिशिएंट से के कैप के कोफिशिएंट में, बाकी को छोड़ दो। विच एम्प्लाइज, एक स्टेप लिख देता हूँ मैं पहले, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर डायरेक्ट कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर कर दो और इसका डॉट लगा के मल्टीप्लाई करो। आई कैप का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट 2 प्लस आयोटा 2 प्लस लैम्डा, यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट 2 प्लस लैम्डा, तो 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा करेंगे तो 2 प्लस लैम्डा, यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट 1, यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट 6, 1 इंटू 6 करेंगे तो प्लस 6, यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट माइनस 2, 1 इंटू माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2 हो गया, इज इक्वल टू ये वाले कॉन्स्टेंट को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में कर लो, अंडर रूट लैम्डा स्क्वेयर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, करो इसको सॉल्व, ये -2 और +2 को तो कैंसिल कर लो, विच एम्प्लाइज लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा स्क्वेयर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। लैम्डा की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट हटाना है इसका, अंडर रूट दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, करो स्क्वायर, ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 6 होल स्क्वायर होगा, लैम्डा प्लस 6 होल स्क्वायर और इधर का अंडर रूट हट जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोल दो, ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस 2 ए बी करेंगे तो 6 2 12 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। ये लैम्डा स्क्वायर पॉजिटिव इधर भी है, लैम्डा स्क्वायर पॉजिटिव इधर भी है, कैंसिल कर लो, विच एम्प्लाइज 12 लैम्डा को यहीं रहने दो और इधर से 4 लैम्डा को शिफ्ट करो तो -4 लैम्डा इज इक्वल टू 44 को इधर ही रहने दो और ये 36 को इधर शिफ्ट करो तो -36, ये क्या हो जाएगा
विच एम्प्लाइज 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, 8 लैम्डा इज इक्वल टू 44 में से 36 माइनस करेंगे, ये एक बार ले लो, 14 माइनस 6 करेंगे तो 8 आएगा, 3 माइनस 3 1, 3 माइनस 3 0, 8 लैम्डा इज इक्वल टू 8, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 1। बस ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करिए और आंसर क्या आ रहा 1। तो ऐसे आपको लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना। आंसर दिखाता हूँ मैं आपको, 13 नंबर का क्वेश्चन, ये रहा लैम्डा इज इक्वल टू 1।